दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अनुज है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों हाल ही में टैट की परीक्षाएं हुई, जिसमें से एक एग्ज़ाम 3 दिसंबर को हुआ, टीजीटी टैट आर्ट्स का एग्ज़ाम। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने भी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम है टीजीटी का, टैट का, और जेबीटी का जो टैट होता है, इस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। इस पर अलग अलग से 2 सीरीज़ शुरू की हैं, जिसमें कि मेरे पिछले वीडियोस को अगर आपने देखा होगा, टैट पर ही मैं वीडियोस बना रहा था। मैं आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों कि सवालों को आप ध्यान से देखिए, वीडियोस को आप पूरा देखिए। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने टीजीटी टैट के लिए कोई वीडियो बनाया है तो आप जेबीटी के लिए जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको ना देखें। कई बार मैंने आपको कहा कि सामान्य ज्ञान के सवाल टैट के जो एग्ज़ाम हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप डाउन हो जाता है। और मैंने जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन पेपर आपके साथ किसी भी वीडियो में, तो मैं आपको वहाँ पे अपने हिसाब से डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, या फिर उन सवालों को भी डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ जिनको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आपने ये अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो टीजीटी का टैट हो आर्ट्स का या फिर जेबीटी टैट हो, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं, और आपने देखना होगा बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, उन सवालों को एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं यूँ तो नहीं कहता कि सारे के सारे सवाल जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे सवाल आए होते, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनको कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। उन सवालों को एग्ज़ाम में पूछा गया। चलिए, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। जो एग्ज़ाम अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले टीजीटी टैट का या फिर जेबीटी टैट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन पर मैं अलग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। उनको भी मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले कुछ समय के भीतर भीतर। तो अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, आज के वीडियो की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपके साथ टीजीटी टैट पर एक वीडियो, एक क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये उसका लास्ट पार्ट है। मैंने पिछले वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखें, एक दो वीडियोस को गलती से मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जो वो 2018 का, ये चेक यहाँ से मैंने बताया था 2018 का, वो 2018 का नहीं है। तो वो 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये 18 जून 2020 को हुआ होगा एग्ज़ाम, तो इसीलिए यहाँ पे 18-20 लिखा हुआ है, यानी कि 2018 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला सवाल देखते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया, ये लास्ट वीडियो है। 2018 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, टैट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उस पर ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। कोशिश करूँगा आज इस एक ही वीडियो में मैं सारे के सारे जो सामान्य ज्ञान के जो सवाल हैं, उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? ऑप्शन ए बिजली के बिल जमा करवाना, ऑप्शन बी पानी के बिल जमा करवाना, ऑप्शन सी जमाबंदी व प्रतिलिपि निकालना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है दोस्तों। लोक मित्र केंद्रों में ये सभी काम किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखें। हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को एचआरटीसी बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है दोस्तों। 25% छूट जो है हिमाचल प्रदेश की जो बसें हैं एचआरटीसी के द्वारा, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, तो उनको 25% की छूट दी जाती है। और ये छूट जो है 50 किलोमीटर के दायरे तक होती है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 123 है, कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी सेब। तो ये जो तीनों फसलें हैं दोस्तों, ये गेहूं की फसलें हैं। कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 जो है, ये गेहूं की फसलें हैं। अगर आपको सवाल पूछा गया है, अगर आपको सवाल पूछा गया हो तो इस तरह से और कुछ और भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछा जा सकता है, हिम 123 ये किसकी फसल है? या आपको सवाल पूछा जा सकता है गंगा 3 जो है ये किसकी फसल है? या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है विजय हो गया या अंबर हो गया, ये कौन सी फसल की किस्में हैं? तो ये मक्का की उत्तम किस्में हैं दोस्तों। मक्का की उत्तम किस्में हिम 123, गंगा 3, विजय, अंबर, ये जो है मक्का की फसलें हैं।
इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है जैसे आलू की कुछ किस्में कई बार एग्जाम में सब पूछी जाती है। जैसे आपको सवाल पूछा जाए कुफरी ज्योति आपको पूछा जा सकता है, कुफरी जीवन आपको पूछा जा सकता है, आपको सवाल पूछा जा सकता है कुफरी चंद्रमुखी आपको पूछा जा सकता है, चंद्रमुखी इवन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कुफरी अलंकार आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो आलू की किस्म है ये है कुफरी ज्योति, कुफरी जीवन, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, इवन गिरिराज, पुखराज, गुलमर्ग, ये जो है आलू की प्रसिद्ध किस्में हिमाचल प्रदेश में है। हालांकि हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो भी कहा जाता है। और अगर आपको सवाल पूछा जाए कि आलू की खेती हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो आलू का जो प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में, उत्पादन आलू का सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में शिमला में किया जाता है। लेकिन अगर आपको सवाल पूछा जाए प्रति हेक्टेयर आलू हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो प्रति हेक्टेयर आलू जो है लाहौल स्पीति में होता है, ध्यान रखिएगा। आपको सवाल पूछा जा सकता है सोलन गोला पूछा जा सकता है, या आपको सवाल पूछा जा सकता है हिमसोना, ये किस चीज़ की किस्म है। तो सोलन गोला और हिमसोना जो है ये हिमाचल प्रदेश में टमाटर की किस्म है। अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में मशरूम यानी कि खुम्ब जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, या खुम्ब सिटी हिमाचल प्रदेश की किसको कहते हैं, वो सोलन को कहते हैं। वो अलग तरह के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 124, और क्वेश्चन नंबर 124 है कयांग, बक्यांग और बन्यांगचू किस ज़िले की नृत्य हैं। ऑप्शन ए किन्नौर, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी शिमला। मैंने आपको नृत्य जो है पिछले वीडियोज़ अगर देखें मैंने डिटेल में नृत्यों को डिस्कस करने की कोशिश की है। तो ये किन्नौर के प्रसिद्ध नृत्य हैं दोस्तों, पुराने वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। और क्वेश्चन नंबर 125 है कि हाटीकोटी, निचार, सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है। ऑप्शन ए फसलों के बगीचे, ऑप्शन बी चारागाह, ऑप्शन सी देवी की पूजा का स्थान, ऑप्शन डी शिव पूजा का स्थान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है दोस्तों, देवी की पूजा का स्थान। हाटीकोटी जो है शिमला में, यहाँ पर हाटेश्वरी देवी या फिर महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है, ये आपको मालूम होगा। और सराहन जो है दोस्तों, सराहन में भीमा काली का मंदिर है, भीमा काली का मंदिर जो है सराहन में है। और निचार जो है, निचार में जो मंदिर है दोस्तों वो उषा देवी का मंदिर है। उषा देवी का मंदिर अगर आपको सवाल पूछा जाए, प्रसिद्ध उषा देवी का मंदिर वो निचार में है। तो देवी के पूजा स्थान के इन तीनों में जो सिमिलरिटी पाई जाती है वो यही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर डी है कि नागालैंड का लोक नृत्य का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 126, नागालैंड का लोक नृत्य क्या है। ऑप्शन ए मांडी, ऑप्शन बी युद्ध नृत्य, ऑप्शन सी चोंग, ऑप्शन डी कली। तो जो नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड का जो लोक नृत्य है वो चोंग है। चोंग, इसको ये चांगलो या फिर सुआलुआ भी कहते हैं, चांगलो या फिर सुआलुआ, क्योंकि जो चांग जनजाति है वहाँ पर उसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। इवन नागालैंड में एक और जनजाति है जिसको कोन्याक कहते हैं, उनके द्वारा एक नृत्य परफॉर्म किया जाता है, उसको हम आलू येटू भी कहते हैं, आलू येटू। तो आपको सवाल पूछा गया है चोंग, तो इसको हम चांग लो भी कहते हैं क्योंकि चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो यही आपका सही आंसर होगा। मांडी जो है ये गोवा में परफॉर्म किया जाता है। युद्ध नृत्य जो है जो अरुणाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य भी परफॉर्म किया जाता है। और जो कली है दोस्तों, कली जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश के महाराष्ट्र में होता है शायद, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। और ये जो युद्ध नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश में तो होता ही है, और ये नागालैंड में भी एक बार आप इसको चेक कर लीजिए, नागालैंड में भी ये नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 127। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी है दोस्तों उच्चतम न्यायालय से, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368 इसका संबंध भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उससे इसका संबंध है। कई बार ये आपको बात बता चुका हूँ। और ये भारतीय संविधान का भाग 20 है। अगर आपको पूछा होता किस भाग में है तो भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। ऑप्शन ए आभार, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी सुकन्या, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नया नाम बदल करके रख दिया है बदलाव। इस जो स्कीम है
इसका नाम बदलाव जो रखा गया है, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनेगा बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। तो इस तरह से बदलाव इसका नाम है। इम्पॉर्टेंट है सवाल, आगे आने वाले सवालों के लिए भी, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। और क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों कि आशा की धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी लेड यानी कि सीसा। तो आशा की धातु कहते हैं दोस्तों यूरेनियम को। प्लूटोनियम जो है इसको कहते हैं भविष्य की धातु। भविष्य की धातु जो कहा जाता है, माफ़ करें, टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम जो है दोस्तों, टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। आपसे पूछा गया है आशा की धातु, तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु भी कहते हैं और टाइटेनियम को हम रणनीतिक धातु भी कहते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक मेटल अगर आपको पूछा जाए, स्ट्रेटेजिक मेटल, तो ये कहा जाता है टाइटेनियम को। यहाँ पे अगर आपको सवाल पूछा होता, जैसे मैंने आपको कहा कि आशा की धातु यानी कि मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहते हैं, और मैंने आपको बताया कि भविष्य की धातु जो कहा जाता है वो टाइटेनियम को कहा जाता है। अगर आपको सवाल पूछा जाए, यहाँ पर अगर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे क्रियाशील धातु का नाम बताइए, तो पोटाशियम और सोडियम जो है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं, ये पानी में ये धातुएं जलती हैं। तो इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु है जो पानी में जलती है। इवन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु है जो सामान्यतः पर रूम टेम्परेचर पर जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि धातुएं जो है ये कठोर होती है। धातुएं कठोर यानी कि ठोस होती है, लेकिन पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्यतः पर तरल अवस्था में पाई जाती है। विज्ञान पर मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस में आपको इस तरह के सवाल, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 130, रुपये चिन्ह की रचना किसने की? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी उदय कुमार, ऑप्शन सी जेम्स विलियम्स, ऑप्शन डी है आर जगमोहन दास। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है दोस्तों, उदय कुमार ने रुपये के चिन्ह की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों, टांकरी क्या है? ऑप्शन ए बुनाई का तरीका, ऑप्शन बी विवाह रीति, ऑप्शन सी एक सिक्का है, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि है। टांकरी जो है एक प्रकार की लिपि है। लिपियों में जैसे टांकरी हो गया, खरोष्ठी हो गया, ब्राह्मी हो गया, गुरुमुखी हो गया पंजाबी भाषा की जो लिपि है, इवन देवनागरी हो गया हिंदी भाषा की लिपि, रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि, तो ये लिपियों के नाम हैं। टांकरी उनमें से एक लिपि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132। और क्वेश्चन नंबर 132 के है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? ऑप्शन ए कुल्लू घाटी, ऑप्शन बी बल्ह घाटी, ऑप्शन सी रावी घाटी, ऑप्शन डी कांगड़ा घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो बल्ह घाटी है दोस्तों। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 133 अगर देखें, और क्वेश्चन नंबर 133 है कि मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांगड़ा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी किन्नौर। तो मकोड़ी जोत जो है दोस्तों ये कांगड़ा में प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए ये मकोड़ी जोत है, ये जलोड़ी नहीं है। अगर आपको सवाल पूछा होता कि जलोड़ी जोत बताइए कहाँ पे, तो जलोड़ी जोत जो है कुल्लू ज़िले में है, जो कि आउटर सिराज को इनर सिराज के साथ कनेक्ट करती है या फिर अलग करती है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। और क्वेश्चन नंबर 134 है कि नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दोस्तों सुमेर प्रकाश, ऑप्शन बी सुख प्रकाश, ऑप्शन सी बुद्धि प्रकाश, ऑप्शन डी कर्म प्रकाश। नाहन शहर की जो स्थापना की है वो कर्म प्रकाश ने की है। और नाहन जो शहर है ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर में है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जो लाइब्रेरी है जिसका नाम है महिमा लाइब्रेरी। महिमा लाइब्रेरी, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो महिमा लाइब्रेरी जो है नाहन में ही है, और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िले में एक राजा था अमर प्रकाश, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। और क्वेश्चन नंबर 135 है हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, ऑप्शन सी बंधुआ मजदूरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेगार प्रथा जो है इसका मतलब है मजदूरी दिए बिना ही जबरन कार्य करवाना, जो कि हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 136 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है दोस्तों वो शेर है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि मेक इन इंडिया ये जो स्कीम है भारत सरकार के द्वारा कब
शुरू की गई। तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम 2014 के मतलब सितंबर 2014 में इस स्कीम को शुरू किया गया। एग्ज़ाम में जाने से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जिनको आरंभ किया गया है, उन स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया जो है भारत सरकार के द्वारा सितंबर 2014 में ये शुरू की गई है, जिसका लोगो जो है वो शेर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 137 देखें। क्वेश्चन नंबर 137 है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। ये पहले भी मैं आपको बताऊं कि पहले जो वीडियोस में हमने बनाए हुए हैं उस पर भी मैंने ये सवाल शायद डिस्कस किया हुआ है। तो भारत में जो करेंसी नोट है दोस्तों, उनमें जो भाषाएँ हैं वो 15 भाषाएँ उसमें मुद्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है कि भारत में वस्तु और सेवा कर कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन डी है दोस्तों 26 जनवरी 2017। और भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर है यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1 जुलाई 2017 में GST जो शुरू किया गया है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि जो GST किस भारतीय संवैधानिक संशोधन के द्वारा GST को इम्प्लीमेंट किया गया या जो लागू किया गया, जो GST जो है भारतीय संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, 101 नंबर पर जो संशोधन है दोस्तों, उसमें GST को लागू किया गया है, उसके द्वारा GST को लागू किया गया है। मैंने आपको भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन जो है पिछले वीडियोज़ को अगर आप ध्यान से देखें, वहाँ पर भी ये बात आपको बताई होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है कि LED का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप LED का क्या है। ऑप्शन ए लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन बी लाइट एमिटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी लाइट एनहांसिंग डिवाइस, ऑप्शन डी लाइट एनहांसिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड जो है, लाइट एमिटिंग डायोड इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, और क्वेश्चन नंबर 140 है कि किस महाद्वीप से तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन ए है दोस्तों। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, ये तीनों रेखाएं जो है एकमात्र महाद्वीप जो कि अफ्रीका महाद्वीप है उसमें से गुजरती हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जो कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में है, और इवन अंटार्कटिका भी एक ऐसा महाद्वीप है जो कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो यहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, वहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। मैंने पिछली बार भी जब वीडियोस बनाए थे उनमें मैंने आपको ये बात बस समझाने की कोशिश की है कि इन रेखाओं से आपको सवाल पूछा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पिछले वीडियोज़ में ये बात डिटेल में आपको बताई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 141 है कि सन 2019 में, माफ़ कीजिएगा, भारत का सर्वोच्च शांतिकार वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्योति प्रकाश निराला, ऑप्शन बी नज़ीर अहमद वानी, ऑप्शन सी है दोस्तों हंगपन दादा, ऑप्शन डी है मोहन नाथ गोस्वामी। देखिए दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊं, जो भारत में जो सेना में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वीरता के लिए जो दिया जाता है उसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र दिया जाता है जब युद्ध काल में दिया जाता है, युद्ध काल में। और आपको मालूम होगा कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो है हिमाचल प्रदेश के, मेजर सोमनाथ शर्मा पहले भारतीय थे जिनको कि परमवीर चक्र दिया गया, और 4 हिमाचली ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है। लेकिन युद्ध काल में ये परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि शांति काल में, जैसे आपको पूछा गया कि शांति काल में सेना में जो सर्वोच्च वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होगा दोस्तों अशोक चक्र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिए। और वर्ष 2019 में आपको पूछा गया है कि वर्ष 2019 में किसको मिला है, तो नज़ीर अहमद वानी को वर्ष 2019 में ये अशोक चक्र मिला है। हालांकि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं सभी को, जैसे फॉर एग्जांपल जो हंगपन दादा है, हंगपन दादा को ये पुरस्कार 2016 में मिला है, और मोहन नाथ गोस्वामी जो है इनको ये पुरस्कार 2015 में मिला है। ज्योति प्रकाश निराला जो है, ज्योति प्रकाश निराला को ये जो पुरस्कार मिला है 2017 में, 2017 में। अगर आपको सवाल पूछा होता कि भाई 2021 में ये जो शांति काल में सेना का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो किसे दिया गया, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ASI बाबूराम।
ASI बाबूराम को अशोक चक्र जो है 2021 में दिया गया। अब आपको सवाल पूछा गया होता कि पहली भारतीय महिला बताएं या प्रथम महिला जिसको कि अशोक चक्र दिया गया है, तो इसका जो आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाता नीरजा भनोट। नीरजा भनोट, एक बार इस सवाल को चेक भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है कि कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है। ऑप्शन ए दोस्तों एयर इंडिया, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रेल, ऑप्शन डी है BSNL। तो जो कनेक्टिंग इंडिया जो है, जिन लोगों ने BSNL कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ किया है या करते हैं तो उनको मालूम होगा कनेक्टिंग इंडिया जो है BSNL की टैगलाइन है। इवन जो भारतीय रेल है इसकी जो टैगलाइन है दोस्तों वो है लाइफ लाइन ऑफ नेशन, लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। तो ये जो है ये भारतीय रेलवे की टैगलाइन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है दोस्तों वो है नथिंग, प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स जो है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पंचलाइन है, टैगलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 143। शब्द संक्षेप झरड़ा, माफ़ कीजिए इरड़ा में डी रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों डिपार्टमेंट, ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी है डिपॉजिटरी, ऑप्शन सी है डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है दोस्तों डोमेस्टिक। दोस्तों अगर आपको एडा की फुल फॉर्म आती है तो फिर तभी आप ये सवाल कर पाओगे। जो एडा की जो फुल फॉर्म है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे डी रिप्रेजेंट करता है डेवलपमेंट को। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जो फुल फॉर्म्स है एग्ज़ाम की आपको फुल फॉर्म्स आपको एग्ज़ाम में कभी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म से आपको 2 सवाल पूछे गए हैं। एक तो आपको आपको पूछा गया कि डी से क्या संबंध है, और एक सवाल मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किया, आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे आपको सवाल पूछा गया था LAD की फुल फॉर्म बताइए। तो जो आसान फुल फॉर्म्स हैं दोस्तों वो आप एग्ज़ाम में ज़रूर देखे जाएँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 जो है वो है कि माफ़ कीजिए, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी गद्दी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है जो कोल है, ये हिमाचल प्रदेश के सबसे प्राचीन निवासी माने जाते हैं। कई बार ये बातें आपको बताई जा चुकी हैं दोस्तों पिछले वीडियोज़ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 144 और 145, और क्वेश्चन नंबर 145 है कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1929। जो नोबेल पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है वो 1901 में हुई है दोस्तों। भारत का जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला है वो 1913 में मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, और 1954 में शुरुआत हुई है भारत रत्न की। भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार है उनकी शुरुआत 1954 में हुई है, लेकिन आपको नोबेल पुरस्कारों को पूछा गया है तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है। ऑप्शन ए भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी योग विशिष्ट, ऑप्शन डी ब्रह्मसूत्र। देखिए दोस्तों इस सवाल को मैंने चेक किया है। कहीं पर ये पंचम वेद जो है वो भरत मुनि के द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है इसको भी कहते हैं, महाभारत को भी पंचम वेद कहते हैं। अब ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इससे पहले एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था पंचम वेद किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन थे जिसमें सही आंसर महाभारत था, क्योंकि महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। एक एग्जाम मैंने फिर देखा है उसमें भी ये सवाल पूछा गया, लेकिन उसमें महाभारत ऑप्शन में नहीं था, नाट्यशास्त्र ऑप्शन में था। मुझे किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी उनको क्लियर किया था कि पंचम वेद नाट्यशास्त्र को भी कहते हैं और महाभारत को भी कहते हैं, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब आपको सवाल पूछा गया है यहाँ पे पंचम वेद कहते हैं किसको हैं, और ऑप्शन में नाट्यशास्त्र भी है और महाभारत भी है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल के जो सही जवाब वो दोनों ही हैं। एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। जब इस तरह के सवाल आपको दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या कई बार एग्ज़ाम में कुछ सवालों को पूछना कुछ चाहिए होता है लेकिन कुछ पूछा जाता है। कहने का मतलब कई बार सवालों को गलत पूछा जाता है, या सवाल सही है उसमें ऑप्शंस गलत होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लगता है तो आप उन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147, और क्वेश्चन नंबर 147 है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे।
ऑप्शन ए क्लेमेंट एंटली, ऑप्शन बी है दोस्तों विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है जेम्स बोल्ट, ऑप्शन डी है रेडक्लिफ। तो भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम है क्लेमेंट एंटली। अगर आपको सवाल पूछा होता जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उस समय भारत के माफ़ कीजिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तब उस सवाल का जो आंसर हो जाता विंस्टन चर्चिल। आपको सवाल पूछा गया होता जब भारत में चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर आपको ध्यान हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 1930 में शुरू हुआ है। तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड। क्योंकि 1930 में 1931 और 1932 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, गोलमेज सम्मेलन जिनको कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की गई है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड रैमजे के द्वारा की गई है। रेडक्लिफ जो है इनके द्वारा भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो खींची गई है। क्वेश्चन नंबर 148 है दोस्तों, पठार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए पहाड़ों से आवृत ज़मीन, ऑप्शन बी है दोस्तों बर्फ़ आच्छादित ज़मीन, ऑप्शन सी है ऊंचे धरातल वाली ज़मीन का चौड़ा विस्तार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, ऊंचे धरातल वाली ज़मीन का चौड़ा विस्तार जो है ये पठार से अभिप्राय है। पठार का जो निर्माण होता है, ज़मीन के नीचे जो लावा होता है वो जब ज़मीन से बाहर आने की कोशिश करता है, कई बार लावा ज़मीन से बाहर नहीं आ पाता, ज़मीन के नीचे ही रहता है। तो लेकिन ज़मीन का जो कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ से लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ज़मीन से बाहर नहीं आ पा रहा, बट ज़मीन के कुछ हिस्से को इसने एक निश्चित भूभाग को इसने ऊपर उठा दिया है, तो यही पठार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 है कि 7 बहनें नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के राज्य, ऑप्शन बी उत्तर भारत की नदियाँ, ऑप्शन सी मध्य हिमालय की चोटियाँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो 7 बहनें हैं। 7 बहनें और एक भाई, 7 बहनें और एक भाई। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया 7 बहनें और एक भाई में एक भाई कौन है? तो इस सवाल का जो जवाब था वो था सिक्किम। तो ये नॉर्थ ईस्ट में 8 जो टोटल राज्य हैं जिनमें 7 बहनें और एक भाई हैं, एक भाई सिक्किम है, बाकी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं वो 7 बहनों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 150 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 है कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कई बार ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को लिया, अमेरिका के संविधान से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया, अमेरिका के संविधान से हमने न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया, अमेरिका के संविधान से हमने महाभियोग की प्रक्रिया ली, महाभियोग, और अमेरिका के संविधान से हमने वित्तीय आपातकाल लिया है दोस्तों। ये भारतीय संविधान में कौन सा, भारतीय संविधान को बहुत सारे देशों के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान को लिखा गया। उन देशों के संविधान में जो अच्छी बातें हैं वो बातें हमने भारतीय संविधान में डाली। तो यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया, तो ये अमेरिका से लिया। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है जो संघीय शासन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से लिया, वो कनाडा के संविधान से हमने लिया। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो आपातकाल है, आपातकाल जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया, तो आपातकाल को हमने जर्मनी के संविधान से लिया। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को या पंचवर्षीय योजनाओं को कहाँ से लिया, तो ये हमने रशिया के संविधान से प्रेरित होकर के लिया है। अपने पिछले वीडियोज़ में ये बातें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवा चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, हाल ही में जो टैट की परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें से 3 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था टैट का, टीजीटी टैट आर्ट्स का, और जो जेबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है टैट का, उसको भी मैं उन पर जल्द ही वीडियोज़ बनाऊँगा। तो जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।